जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। आप देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति प्रश्नों की कैसी होती है और कैसे विकल्पों का चयन करना है। अभ्यास के लिए ये यूपीटीटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले कि आज का वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, पिछला प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। तो आइए चलें आज के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है जो दक्षिण भारत के उच्च माउंटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में ये घास स्थल पाए जाते हैं, है ना। इसका घास का मैदान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। तो जो 16 घास स्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं उसके विकल्पों को देखते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट और चौथा है विंध्याचल। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? पश्चिमी घाट है। दूसरा उत्तर इसका सही है। आगे देखते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पहला है कोक्कारे बेलूर, दूसरा है नेलापट्टू, तीसरा है कुंथनकुलम और चौथा है उपर्युक्त सभी। आप जो उत्तर देख रहे हैं उनमें ऊपर के तीनों सही हैं, तीनों जगहों पे प्रजनन करते हैं, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है वो बताना है आपको। तो पहला है कैडमियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है पारा, चौथा है उपर्युक्त सभी, है ना। तो मीना माता रोग के लिए जो जिम्मेदार तत्व होता है वह है पारा, है ना। पारा मीना माता रोग के लिए एक कारक है, तो यह सही ऑप्शन है तीसरा। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, उपर्युक्त सभी में से पारा ही सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है ये बताना है आपको। पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है उत्तरी ध्रुव, तीसरा है दक्षिणी ध्रुव और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं। सबसे ज़्यादा जो ह्रास हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, तीसरा सही है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा। पहला हीरालाल जे कानिया या एच जे कानिया भी इनको कहा जाता है, दूसरा एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा मेहर चंद महाजन, चौथा एस आर दास। सही उत्तर क्या है? एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये हमारे देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक का नाम आपने सुना होगा, है ना। जीव जंतुओं से संबंधित होता है ये। पहला दिया है विलुप्त के करीब जीव, दूसरा नदियों में प्रदूषण, तीसरा है घटता भूगर्भ जलस्तर और चौथा है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो सीधे सीधे आप जानते हैं, वे जीव जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनका डाटा कलेक्शन इसमें किया जाता है, उससे संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? पहला मालिनी भट्टाचार्य और दूसरा है गिरिजा व्यास, तीसरा है रेखा शर्मा और चौथा है यास्मीन अबरार। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी इस पद पर 7 अगस्त 2018 से हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर। इससे पहले 29 सितंबर 2017 से वो कार्यवाहक अध्यक्ष का भार भी संभाल रही थी और 2 अगस्त 2015 से वो इस आयोग की मेंबर रही हैं। तो बहुत सारा अनुभव है इनके पास। तो ये जो तीसरा उत्तर है वह सही है, रेखा शर्मा, है ना। रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है आपको बताना है। आपको पता है, पहला संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा राज्यसभा के सभापति। क्या सही उत्तर है? संयुक्त बैठक कौन आयोजित कर सकता है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, दूसरा सही है। आगे देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में? तीसरे में, 9वें में, 6वें में, 4थे में? किसमें? जी हाँ, 9वें भाग में। किसमें? 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है? यह आपको बताना है। राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, और चौथा कहता है संसद की शक्तियों से है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है वो आपको बताना है। बताइए। जी हाँ, तीसरा सही है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। अगला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा, जिसकी वजह से ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर है वह पीला पड़ता चला जा रहा है। तो ये एसिड रेन जो होती है वो किस वजह से ऐसा होता है? कौन सी गैस उसमें होती है वर्षा के पानी में, जिसकी वजह से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आपको बताना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सही है? बिल्कुल सही जवाब है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण एसिड रेन होती है ना। इसी के कारण ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है, पीला हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? आपको पता है भारत के संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। तो विधि का शासन यह विचार कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, किसमें? जी हाँ, यह विधि का शासन जो विचार है यह इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं। गृह मंत्रालय? बिल्कुल नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग है ना, चुनाव आयोग जिसको आप कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है लोकसभा सचिवालय। तो भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है। दूसरा सही है। आगे देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है, सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इस पर हम वीडियो बनाएंगे, आगे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा कि शून्यकाल किसे कहते हैं, सार्वजनिक काल किसे कहते हैं, विशेषाधिकार किसे कहते हैं, है ना, प्रश्नकाल किसे कहते हैं। तो आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो आप उत्तर दें। जी हाँ, प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा कार्रवाई के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। आगे देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला, पानी का वितरण? जी नहीं। दूसरा, प्रयुक्त जल संग्रह और भंडारण? पता नहीं। तीसरा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण? पता नहीं। और चौथा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं क्या सही उत्तर होगा? पानी का वितरण, संग्रहण तो है नहीं। दूसरा, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, है ना, प्रयुक्त जल का। और तीसरा कहता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण में वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यह सही है ना। जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। चौथा आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? अब हमने वीडियो बना रखा है राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है ना। तैता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो सारी चीज़ें उसमें हमने बताई। आप पिछली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है ना। जंगली भैंसा कहाँ संरक्षित किए गए हैं, और एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में आपको बता रखी हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दें, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? पहला, बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा कॉर्बेट नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, और चौथा है गिर नेशनल पार्क। क्या सही उत्तर होगा इसका? जी हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे को संरक्षित किया गया है। आगे देखते हैं,
निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऊर्जा प्रवाह में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। पहला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। दूसरा कहता है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तीसरा कहता है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। और चौथा कहता है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। क्या सही? ऊर्जा प्रवाह के संबंध में जी हाँ, पहला सही है। उत्पादक से उपभोक्ता को प्राप्ति होती है ऊर्जा की, और ऊर्जा उपभोक्ता से फिर अपघटक, है ना? पहला सही है। आगे देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? बड़ा आसान है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। क्या सही उत्तर है? क्या सही उत्तर है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में है, मेथेन भी है ना? तो बहुत सारी गैसें हैं, जलवाष्प भी आता है उसमें, तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो आपको पता लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में वातावरण में उपस्थित है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पहला एंथोसायनिन, दूसरा है कैरोटिनाइड, तीसरा है लाइकोपिन, और चौथा है क्लोरोफिल। आप जानते हैं पौधों के हरे होने का कारण क्या है? जी हाँ, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे, आगे भी वीडियो है हमारे पास, जो नई वीडियो आपको प्राप्त होने वाली है, उसमें हम बताएंगे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है ना? मिर्च, जो हरी मिर्च होती है वो तीखी क्यों लगती है? इस तरह की चीज़ें। मूली में जो है कसैलापन क्यों होता है, तीखापन क्यों होता है? पपीते का रंग नारंगी या लाल क्यों हो जाता है? ये सारी चीज़ें, गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो वो अगली वीडियो में आपको देखने को प्राप्त होगा, इसलिए आप अगली वीडियो जरूर देखें, है ना? क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। आगे चलते हैं, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या है, उसके बारे में बताना है। जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी मानवीय गतिविधियाँ जिम्मेदार है? पहला है एरोसोल कैन का उपयोग, दूसरा है वनों को जलाना, तीसरा है कृषि क्रियाकलाप, चौथा कहता है उपयुक्त तो सभी। तो आपको पता है ये सब जो ऊपर तीनों दिए गए हैं सब जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारी मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर जिम्मेदार हैं, इसलिए चौथा सही है। आगे देखते हैं, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बहुत ज़्यादा इसका एक बार प्रचार प्रसार बढ़ा था कि इस पौधे की खेती की जाए, इसके लिए सरकार ने योजना भी बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों डब्बा बंद हो गई। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हम लोगों के क्षेत्रों में नहीं हो पाया, लेकिन यह बहुत प्रसिद्ध पौधा है बायोडीजल के संदर्भ में। इसका नाम आपने शायद सुना भी होगा। पहला कहता है कापर लीफ, दूसरा कहता है जेट्रोफा, तीसरा कहता है कैरल नट ट्री, और चौथा कहता है सर्पगंधा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जेट्रोफा ही वह पौधा है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है? नाम से ही आप समझ रहे होंगे। अब इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल के नाम से, तुलसी के नाम से, रोजमेरी के नाम से, धनिया के नाम से। आप देख रहे होंगे बहुत सारा क्लो है इसमें दिया हुआ, है ना? तो उत्तर क्या सही होगा? तुलसी। हिंदू धर्म में बहुत महत्व है इसका, है ना? आगे देखते हैं, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? बड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देखेंगे इसके विकल्पों में। जैसे पीने के लिए सुरक्षित पानी को आप क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं ताज़ा जल कहेंगे भाई, कुछ लोग कहते हैं पीने योग्य पानी भी हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं आसुत जल होता है, आसुत जल, है ना? कुछ लोग कहते हैं नल का पानी सबसे सुरक्षित पानी होता है, पर थोड़ा थोड़ा अंतर है ना? पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होता है ताज़ा जल तो जो अभी अभी प्राप्त हो जाए, है ना, जल के स्रोतों से, तो क्या वो सुरक्षित होगा? जरूरी नहीं है। आसुत जल का उपयोग पीने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उस आसुत जल में भी नहीं प्राप्त हो सकती हैं, है ना? वो सबसे सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। हाँ, शुद्ध होता जरूर है। तीसरा है नल का पानी,
नल का पानी भी आपको पता है जगह जगह पे आर्सेनिक निकल रहा है ना, और भी बहुत सारे तत्व निकल रहे हैं जो पानी को दूषित करके रखे हो, तो सुरक्षित कैसे होगा? जो पीने योग्य पानी है वही सुरक्षित पानी है। पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या है? जो पीने योग्य है, जिसमें वो सारे तत्व भी हों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बड़ी दुखद त्रासदी थी ये भोपाल गैस त्रासदी, है ना। सैकड़ों हजारों लोगों की जान इन्होंने ले ली इस त्रासदी ने। तो कौन सा तत्व था जिम्मेदार था, कौन सी गैस थी, उसके बारे में बताना है। पहला है मीथेन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या सही है? जी हाँ, दूसरा सही है, मिथाइल आइसोनेट, है ना। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसका दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिलता है और बहुत सारे परिवार बेघर हो गए। बहुत सारे लोगों के परिवारों में कोई रहने वाला नहीं मिला, कोई जिंदा नहीं है। बहुत दुखद घटना थी वो। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमने इस पर भी आधारित वीडियो बनाया है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, कौन राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, दोनों के बारे में वीडियो बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर इसके बारे में जो वीडियो बना है उसको भी आप देख सकते हैं। अलग अलग दिवसों के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, सीख सकते हैं आप। तो यहाँ पर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 5 जून, दूसरा है 2 दिसंबर, तीसरा है 16 सितंबर, चौथा कहता है 11 जुलाई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? 5 जून, बिल्कुल सही है आप। अगला है MS स्वामीनाथन एक क्या थे वो बताना है आपको। पहला है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, दूसरा कहते हैं पत्रकार थे, तीसरा कहते हैं कृषि वैज्ञानिक थे और चौथा कहता है ऑप्शन पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे वो आपको बताना है। जी हाँ, स्वामीनाथन जी कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। अगला देखते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। हमने बहुत सारे संस्थानों के बारे में भी बताया हुआ है, आप देखेंगे। अनुसंधान संस्थान के बारे में भी वीडियो बना हुआ है। अब देखते हैं WII कहाँ स्थित है। पहला है अहमदाबाद, दूसरा कहता है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन कहता है कोयम्बटूर और चौथे में है देहरादून। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? हमने इसके बारे में बता रखा है पिछली वीडियोज में। देहरादून, देहरादून सही आंसर है। देहरादून सही आंसर है। इस तरीके के प्रश्नों को यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, वहां आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका सही उत्तर आपको पता नहीं हो, यदि आपने पिछली वीडियो से सीखा है तो। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आपने शुरू से सीखा है। इसका सही उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शाकभक्षी? नहीं। मृतक भक्षी? पता नहीं। मांसभक्षी? नहीं। रसायन भक्षी? यह भी नहीं। इसका मतलब क्या? अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है ना। हीटेड ग्राउंड वाटर से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपको बताना है। पहला है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, अगला है नाभिकीय ऊर्जा। पहले में आप देख रहे हो भूतापीय और तप्त भौम जल। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अंग्रेजी वर्जन में उसके जाएं, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हीटेड ग्राउंड वाटर, यानी गर्म जो धरती वाला पानी है ना। तो धरती से जो तापमान निकल रहा है उससे उत्पन्न ऊर्जा क्या हो सकती है? भूतापीय ऊर्जा होगी ना। तो उत्तर क्या है? भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है।
तो ये रहे आपके 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीटी में पूछे जा चुके हैं, उनके दोहराने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखा हुआ है। आगे हम लोग ये देखेंगे अलग अलग वीडियो में कि किस प्रकार से टमाटर का रंग कैसा होता है, किस कारण से होता है, सब्जियों और फलों के रंगों के बारे में, उसके स्वाद के बारे में, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमने अभी बात की है इस वीडियो के अंदर भी, तो आप अगली वीडियो भी ज़रूर ध्यान से देखें। आगे भी हम अभ्यास सेट उपलब्ध कराते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।